तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो कल्पिस्तान है उसका 7 चैप्टर। अब यहाँ से क्या है 7 से लगाकर जो 12 चैप्टर होगा वहाँ तक जो बात करेंगे अपन विरेचन के बारे में, जो विरेचन के 6 चैप्टर है उनके बारे में। अब इन चैप्टर को अपन ने याद रखने की ट्रिक वगैरह सारा मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। यदि आपको नहीं पता हो तो यूट्यूब पर सारे जो फर्स्ट पोर्शन अपने ने कंप्लीट किया था जो वमन वाला वो देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आपको विरेचन के जो 6 चैप्टर है वो कैसे याद करने हैं वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो 7 है, श्यामा त्रिवर्त कल्पद्य। ठीक है, जो विरेचन का फर्स्ट चैप्टर है वो है श्यामा त्रिवर्त। देखो श्यामा त्रिवर्त तो वैसे त्रिवर्ती को ही श्यामा बोला है। जब अपन सिनोनिम्स देखेंगे तो श्यामा को ही त्रिवर्त या त्रिवर्त को श्यामा बोलते हैं सिनोनिम से आपस में, है ना। लेकिन कई कई जगह क्या है कि इसको अलग अलग भी मान रखा है कि नहीं श्यामा अलग है त्रिवर्त अलग है ना। लेकिन कई कई जगह एक ही है, जैसे कि अपन सिनोनिम से में भी देखने वाले। फिर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप भी लिख लेना, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ पर लिखना कि श्यामा त्रिवर्त है तो इसका जो प्रयोजांग पार्ट है, जो अपन एक्टिव पार्ट जो लेते हैं वो लेते हैं क्या है, मूल लेते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि जो कलेक्टिंग पार्ट होता है क्या कलेक्ट करते हैं अपन, तो वो क्या करते हैं इसका मूल वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना आप भी आपकी बुक में, ताकि क्या आपको याद रखने में ईजी रहे। ठीक है, तो आप भी यहाँ पर लिख सकते हो मूल वाला पार्ट। फिर देखना श्यामा त्रिवर्त के योग कितने थे, तो 110 योग थे। जब अपन बात करते हैं इनको डिवीज़न की तो श्यामा के टोटल योग 100 है और त्रिवर्त के 10 योग है। टोटल कितने हो जाते हैं 110, यानी 110 योग हो जाते हैं। देखो यहाँ से कई बार जैसे मदन फल से बड़ा क्वेश्चन आता है 10 नंबर का पूरा कल्पिस्तान एक ही क्वेश्चन में समेट लेता है पेपर वाला। तो 10 नंबर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर आप सोल्व करोगे तो आपको ये श्यामा त्रिवर्त वाला भी मिलेगा, है ना। या मदन फल वाला जो चैप्टर था वो भी आपको देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन जो है बड़े क्वेश्चन है, यहाँ से पूरा क्वेश्चन उठाया जाता है या इसके अंदर से कुछ टॉपिक ले सकता है। ठीक है, फिर मैं कुछ बताता हूँ कि विरेचन के लिए आपने अग्रय द्रव पढ़े होंगे तो 3 प्रकार के विरेचन बता रखे हैं। सुख विरेचन आप यहाँ ऊपर लिख सकते हो, 3 प्रकार विरेचन के, सुख विरेचन, तीक्ष्ण विरेचन और एक होता है मृदु विरेचन। सुख विरेचन किसे बोलते हैं, तो सुख विरेचन त्रिवर्त को बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो त्रिवर्त के आगे सुख विरेचन। फिर आप दूसरा डालोगे कि तीक्ष्ण विरेचन किसको बोलते हैं, तीक्ष्ण विरेचन स्नोही को बोलते हैं, जिसका नाम सुधा भी है, जिसको महावृक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नोही को तीक्ष्ण विरेचन। तीसरा आप लिखना मृदु विरेचन आरकवत को बोलते हैं, जिसको अपन चतुरंगुल भी बोलते हैं या अमलताश भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने अग्रय द्रव्य में पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा चरक सूत्र स्थान 25वां चैप्टर जब आपने पढ़े होगा तो वहाँ पर 3 प्रकार के अग्रय विरेचन से संबंधित। सुख विरेचन में क्या पढ़ा था, त्रिवर्त पढ़ा था। इसको कैसे याद करोगे, क्योंकि आप मृदु विरेचन क्या होता है जो आरकवत है और सुख विरेचन त्रिवर्त है, इन दोनों में कंफ्यूज होते हो। तो ध्यान रखना यदि अपने को बैठना है तो अपन जो स्टूल बनाते हैं बैठने के लिए, है ना, टेबल वगैरह या ऐसे देख लो, तो ये 3 पाद वाली बना ली मैंने। इसके ऊपर कोई भी सुखपूर्वक बैठ सकता है ना। 3 पाँव वाली टेबल बनाई या कुर्सी बनाई जिस पे अपन बैठ रहे हैं, तो 3 पाँव वाली बनाई, तो क्या सुखपूर्वक बैठ पा रहे हैं। त्रिवर्त से याद रख लेना सुख विरेचन है ना। अब जो बच गया वो कौन सा हो गया, वो हो गया मृदु विरेचन, क्या था आरकवत। कंफ्यूज मत होना नहीं। बाकी तीक्ष्ण विरेचन जानते हो दूध से ही होता है, जो कौन सा दूध है, स्नोई का क्षीर है। ठीक, ये बात अपन ने अभी तक पढ़ी, ये समझिए। फिर देखना आगे देखते हैं अपन, तो देखो इसको हाईलाइट करना, वमन वाले में क्या था, मदन फल श्रेष्ठ था। उसी प्रकार अपन विरेचन में देखते हैं तो कौन श्रेष्ठ है, त्रिवर्त श्रेष्ठ है। तो आप लिख लेना, यहाँ पर ऊपर भी लिख सकते हो, विरेचन में श्रेष्ठ कौन सा है, त्रिवर्त श्रेष्ठ होता है। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि सुखपूर्वक ये विरेचन करवाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करता। अब जो कॉम्प्लिकेशन नहीं करता तो वही तो सुख मतलब कि सबसे बेस्ट होगा, है ना। तो ये ड्रग्स ऑफ चॉइस हो सकती है आपके लिए विरेचन में। ठीक है, अब देखो विरेचन 3 नंबर कोटेशन में चलते हैं चैप्टर में। तो त्रिवर्ता की श्रेष्ठता क्यों अच्छा है, ये विरेचन में त्रिवर्त की मूल श्रेष्ठ होती है। इसको हाईलाइट करना श्लोक में और हिंदी में भी कर लेना। विरेचन कारक द्रव्यों में त्रिवर्त मूल ही श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन नहीं करती। बस इतनी सी बात आपको 3 नंबर वाले श्लोक में याद रखनी है। वैसे भी अपन ऊपर देख के आ चुके हैं। 4 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस बार, हाईलाइट कर लेना। त्रिवर्त के सिनोनिम्स बताओ क्या क्या है। देखो त्रिवर्त नाम में ही 3 है, तो इसके सिनोनिम्स में भी 3 होगा। देखो त्रि आ रहा, ठीक है। त्रिवर्त यानी कि श्यामा और त्रिवर्त अपन पढ़ा तो श्यामा भी होगा, तो एक पर्याय यहाँ से निकल गया। कूटरणा इसको हाईलाइट करना और सर्वानुभूति को हाईलाइट करना, सुवा को हाईलाइट करना। ये 3 सिनोनिम्स ऐसे हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्या क्या है। तो याद रखना, कूटरणा, सर्वानुभूति
और सुवहा, ये सुवहा सर्वानुभूति है ना, ये देखो एक रिलेटेड मिल रहे हैं, तो ये भी आपको कंफ्यूज नहीं है। लेकिन कूटरणा आपको एक बार कंफ्यूज कर सकता है कि किसका सिनोनिम से, तो ध्यान रखना कूटरणा किसका है, श्यामा त्रिवर्त का सिनोनिम से। बाकी तीन तीन से याद रखोगे तो त्रिभंडी हो गया, त्रिवर्ता हो गया और श्यामा हो गया। ये तो आप वैसे ही निकाल लोगे क्योंकि आप चैप्टर ही कौन सा पढ़ रहे हो, श्यामा त्रिवर्त पढ़ रहे हो। फिर है कूटरणा, हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, जितने लगा लो। सर्वानुभूति, सुहा याद रखना, ये तीन ही याद रखने वाले इसमें, ठीक है। सिनोनिम्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। अब त्रिवर्त के गुण क्या है, देखो ये कषाय होता है, मधुर होता है, रुक्ष होता है, विपाक में कटु होता है। ये आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, जो डीजी में पढ़ के आए होंगे, ड्रग्स वगैरह यदि आपने ईमानदारी से पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, है ना। और नहीं पढ़ी तो यहाँ पर भी याद कर सकते हो, ठीक। लेकिन इसके जो गुण है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि कप पित्त प्रशमनी, कप और पित्त का शमन करने वाला, रोक्षात अनिलम कोपनी, क्या बोल रहा है, श्लोक हाईलाइट करना, श्लोक की फॉर्म में ही याद रखना, कप और पित्त का शमन करता है। रोक्षात, रोक्षात यानी रुक्ष गुण को, अनिल गुण को कोपन यानी कप और पित्त को शांत करता है, रुक्ष होने के कारण यह वायु को कुपित करता है। ध्यान रखना, रुक्ष गुण के कारण किसको कोप कर रहा है, अनिल को कोप कर रहा है, यानी अनिल को प्रकुपित करवा रहा है। ध्यान रखना, ये लाइन वापिस आपको मैं बताऊंगा जब दंती द्रवंती लास्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब भी मैं बताऊंगा। देखो ये लाइन वापिस रिपीट हो रही है, सिमिलर लाइन नहीं होगी, थोड़ी बहुत अंतर होगा, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर होगा, तो इसको हाईलाइट कर लेना और रेफरेंस लिख लेना। ये एक बार पूछ रखी है NIA के एग्जाम में, एक बार हुआ था PhD का एग्जाम, वहाँ पर पूछा था कप पित्त प्रशमनी रोक्षात अनिल कोपनी किससे रिलेटेड है, तो त्रिवत से रिलेटेड है, न कि दंती द्रवंशी से। उसमें भी देखेंगे अपन थोड़ी देर, हाईलाइट कर लेना। गुण में याद रखना, कप पित्त का शमन करता है, रुक्ष गुण होने के कारण ये बात को बढ़ाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर श्लोक नंबर 6 में चलोगे तो सर्व रोग हरा, सभी रोगों को दूर करने में कौन होता है, त्रिवर्त होता है। क्यों, क्योंकि इसीलिए तो अपन ने विरेचन में श्रेष्ठ बोला है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो बस, याद रखना, क्योंकि आपने एक बात याद रख ली कि ये सुख विरेचन करवाता है और विरेचन द्रव्य में श्रेष्ठ होता है, इसलिए सभी रोगों का हर है, याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन लगा लेना, त्रिवर्त के 2 भेद पूछ लेता है कई बार। त्रिवर्त के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। अब देखो इसके किस आधार पर भेद किए गए, तो त्रिवर्त के जो मूल होती है, देखो अपन श्यामा त्रिवर्त चैप्टर पढ़ रहे हैं, श्यामा त्रिवर्त में जो त्रिवर्त है उसके मूल के 2 टाइप कर रखे, मूल के बेस पे कौन कौन से, एक तो श्याम और एक अरुण, उसके कलर के फॉर्म में। श्याम वन की मूल है तो वो श्याम भेद हो गया, अरुण वन की यदि उसकी मूल है तो अरुण भेद हो गया, ठीक है। 2 भेद याद रख लोगे। उसके बाद दोनों भेदों में से मूलों में अरुण मूल श्रेष्ठ होती है। कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि त्रिवर्त की 2 मूल होती हैं या 2 भेद होते हैं, तो उसमें से श्रेष्ठ मूल कौन से त्रिवर्त की होती है, तो ध्यान रखना अरुण की। तो अरुण लड़का है, 2 लड़के हैं, श्याम अरुण, तो अरुण अच्छा लड़का, ऐसे याद रख लो। तो अरुण क्या हो गई, दोनों मूल में से अच्छी मूल हो गई, श्रेष्ठ हो गई, है ना, किसके लिए, विरेचन के लिए। तो ध्यान रखना, इसको हाईलाइट कर लेना, दोनों प्रकार के मूलों में अरुण मूल श्रेष्ठ होती है, इसको आप यहाँ तक हाईलाइट करो, ठीक है। चलो याद रखिए, इस प्रकार शुभ, अब ये क्यों श्रेष्ठ है, किस बेसिस पे बोल रहा है, कुछ तो होगा ना इसके गुण, क्या गुण है सुनना। सुकुमार व्यक्तियों के लिए, यानी कि जो अच्छे खासे पैसे वाले हैं उनको भी विरेचन करवाना थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो अपन क्या करेंगे, उनको भी अच्छे से त्रिवर्त के थ्रू विरेचन करवा सकते हैं, ठीक है। बालकों में कितनी प्रॉब्लम आती, बालकों के लिए भी त्रिवर्त करवा सकता है विरेचन में, वृद्धों के लिए भी दे सकते हैं, और मृदुकोष्ठ वाले व्यक्तियों के लिए भी ये अच्छे से विरेचन करवा सकता है, सुखपूर्वक विरेचन करवा सकता है। इसलिए इस अरुण प्रकार की जो मूल होती है उसको बेस्ट बोलते हैं त्रिवर्त में, ठीक है। अब श्यामा को क्यों नहीं बोला, तो श्यामा जो मूल वाली निषोध है या त्रिवर्त है वो आंसुकारी होने से मोह उत्पन्न कर देगी, यानी इतना विरेचन करवा देगी, इतना डिहाइड्रेशन करवा देगी, जिसकी वजह से उसको क्या आ जाएगा, कॉन्शियस, सब जो कॉन्शियसनेस है उसमें अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी, मतलब चक्कर आ गए, है ना, मोह को प्राप्त हो जाएगा, और धातुओं को क्या कर देगा, क्षीण कर देगा। इस कारण से इसको बेस्ट नहीं बोला, बेस्ट किसको बोला है, अरुण को। क्यों बोला, क्योंकि सुकुमार, वृद्धों में, बालक में, मृदुकोष्ठ वालों में यूज़ कर पा रहे हैं, अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसलिए अपन ने इसको बेस्ट बोला। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन तो इतना ही पूछा जाता है, यदि ऑब्जेक्टिव में आए चाहे थ्योरेटिकल में आए, कि मूल त्रिवर्त के कितने प्रकार भेद होते हैं, 2 होते हैं, श्याम और अरुण। दोनों में से बेस्ट कौन सी होती है विरेचन में, तो अरुण वन की, जो अरुण वन की मूल होती है वो श्रेष्ठ होती है। पहले तो क्वेश्चन यूँ आएगा कि जो 6 चैप्टर हैं उसमें से सबसे अच्छा और सुखपूर्वक जो विरेचन करवाने वाला है, श्रेष्ठ विरेचक कौन है, तो त्रिवर्त है, ठीक है। फिर कौन से भेद है त्रिवर्त के, 2 भेद है, श्याम अरुण, अरुण कौन सा है, बेस्ट है। इतनी सी बात क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। आप भी लिख सकते हो त्रिवर्त के मूल के आधार पर 2 भेद बता रखे, श्याम अरुण, अरुण बेस्ट है, बस इतनी सी बात को हाईलाइट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वापिस कि
जो शाम प्रकार की थी वो आगे और क्या करवा रही, मूर्छा को उत्पन्न करी। अब मूर्छा यानी कि बेहोशी को उत्पन्न करी, ठीक है। तीक्ष्ण होने से हृदय और कंठ को कर्षण करती है, हृदय और कंठ को क्या खसने लग जाती, कशेलापन की वजह से, है ना। ऐसे हृदय और कंठ कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे उसकी वजह, इसलिए दिक्कत है। दोषों को शीघ्र ही नष्ट कर रही है, इसलिए थोड़ी अच्छी नहीं बोली। बहुदोष वाले क्रूर कोष्ठ लोगों के लिए हितकर होती, क्रूर कोष्ठ वाले लोगों के लिए हितकर है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या कंडीशन बोल रहा, बहुदोष और क्रूर कोष्ठ लोगों के लिए तो बेस्ट है, लेकिन जो मृदु कोष्ठ वाले लोग हैं, कमजोर लोग, सुकुमार लोग, उनके लिए क्या करेंगे, दिक्कत कर सकती, इसलिए इसको श्रेष्ठ नहीं बोला, ध्यान रखना। वैसे तो त्रिव्रत में श्रेष्ठ ही है सभी में, विरेचन में, लेकिन त्रिव्रत में भी बात करूँ मैं अरुण और शाम में से, तो कौन बेस्ट है, अरुण बेस्ट है, ठीक है। फिर देखना यहाँ पर लिखना, आप एक हेडिंग और लिख सकते हो इसी के आगे, जस्ट संग्रह विधि। संग्रह कैसे कलेक्ट करना अपने को त्रिव्रत, तो प्रशस्त त्रिव्रत के क्या लक्षण होते हैं, तो उत्तम भूमि से उत्पन्न सामान्यतः दोनों प्रकार के त्रिव्रत का मूल एक दिन पहले व्रत रखकर शुक्ल पक्ष में से, अपन जानते हैं कोई भी मेडिसिन कलेक्ट करें, डीजी में पढ़ के आए, ऐसे शुक्ल पक्ष में कलेक्ट करनी चाहिए, उपवास रखना चाहिए, श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए, ये बात आप लिखोगे सही। फिर क्या है, जो मूल भूमि में अधिक दूर तक ना हो, यानी उसकी जो रूट है वो अधिक दूर तक चला गया हो, ज़्यादा गहराई तक गई हो, ऐसा अपने को क्या लेना चाहिए, त्रिव्रत लेना चाहिए। त्रिव्रत की क्या होती है, देखो समझना, लता होती है, बेल होती है उसकी, तो जितनी ज़्यादा बेल गहराई में होती है उतनी अपने को ज़्यादा प्राप्त होगी और अच्छे से विरेचन करवा सकते हैं हम। इसलिए जो मूल अधिक गहराई में जाती है वो लेनी चाहिए, जो चिकनी हो, टेढ़ी न हो, है ना, सीधी हो, उसे उखाड़ कर चीर कर उसकी त्वचा को लेकर सुखाकर पात्र में रख लेना चाहिए। ये इसके क्या होती है, संग्रह करने की विधि होती है। कलेक्ट कैसे करें, ये मेथड होता है। तो ये थोड़ा पूछ लेता है, कई बार बड़ा क्वेश्चन आता है तो अपने को लिखना भी पड़ता है कि संग्रह विधि क्या होगी। तो ध्यान रखना, जो मूल अधिक गहराई तक गई हो, है ना, और चिकनी हो, टेढ़ी ना हो, उसे उखाड़ कर उसकी त्वचा को लेकर सुखाकर पात्र में रख लेना चाहिए। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है और लिखनी भी पड़ेगी आपको एग्जाम में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे मैंने मदन फल की बताई थी, उसी प्रकार अपने त्रिवत की भी इंपॉर्टेंट होती है, आपको लिखना होगा, ये एग्जाम में आएगा। फिर देखो त्रिवत का प्रयोग विधि, कैसे करोगे त्रिवत का प्रयोग। जैसे मदन फल में अपन कर रहे थे स्नेहन सेदन करवाकर, उसके बाद अपन ने वमन करवाया था, उसी प्रकार क्या करेंगे, कोई भी प्रोसेस पंचकर्मा की कर ली, जैसे मान लो वमन करवा लिया, उसके बाद विरेचन करवाना, तो उसके बीच में भी आपको स्नेहन सेदन करवाना पड़ेगा। तो स्नेहन सेदन तो एक प्रोसेस हो गई, मेन पूर्व कर्म है ही सही। तो ये ध्यान रखना, चाहे आप विरेचन करवा रहे हो चाहे वमन करवा रहे हो, क्रम में करवा रहे हो, फिर भी क्या है, वमन के बाद आपको वापस स्नेहन सेदन करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप विरेचन करवा सकते हो, ठीक है। जिस व्यक्ति को विरेचन करवाना उसे स्नेहन सेदन करवाकर केवल पेया खिलाएं, दूसरे दिन प्रातःकाल निषोध का सेवन कराएं। क्या करवाना है, निषोध यानी त्रिवत का सेवन कराएं, इससे सुखपूर्वक क्या होगा, उसको विरेचन होगा। ये इसकी प्रयोग विधि होगी और संग्रहण विधि आपको बता दी थी। फिर कितना डोज लेना चाहिए, तो अक्ष मात्रा, है ना, डोज क्या होनी चाहिए, इसकी मात्रा कितनी है, तो अक्ष मात्रा ध्यान रखना, है ना। अक्ष वैसे विभीति का भी सिनोनिम्स होता है, लिख लेना साइड में, आपको याद रखने के लिए पीजी के अकॉर्डिंग थोड़ा हेल्प हो सकती है, ठीक। ठीक। फिर देखो यहाँ पर निषोध के 9 योग बता रखे, योगों की बात अपन इंडेक्स में कर लेंगे अभी लास्ट में जाते वक्त। देखो फिर देखना 14 नंबर कोटेशन में एक लाइन आती है, सेंधा नमक आदि जो 12 प्रकार के नमक, तो ध्यान रखना 12 प्रकार के नमक बता रखे चरक संहिता में, कहाँ पर, विमान स्थान का जो लास्ट चैप्टर है वहाँ पर, विमर्श में आप देख सकते हो दे रखे। आपको 12 के नाम याद नहीं करने, यहाँ पर कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन बस ये ध्यान रखना चरक संहिता में भी कहीं ना कहीं 12 प्रकार के नाम साल्ट हैं, वो उनका वर्णन आया है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट कोटेशन में, डायरेक्ट आप आ जाओ यहाँ पर, जो 22 नंबर जो कोटेशन है इस चैप्टर का, सन्निपात जौरनाशक निषोध का योग, सिर्फ ये अंडरलाइन कर लेना, इसमें कुछ कुछ अजमोदारा, वंशलोचन, विदारी, चीनी, निषोध इस प्रकार से इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं और उसको चटाने लेह के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखना निषोध का अवलेय, अवलेय के रूप में 8 योग आएंगे, है ना, आपको इंडेक्स में मैं पढ़ाऊंगा अभी लास्ट में। तो वो कितनी मात्रा में लेते हैं, तो पानी तल मात्रा में लेते हैं, जो कि अवलेय क्या होता है, तीव्र विरेचक होता है, ठीक है। पानी तल यानी 1 कर्ष की मात्रा में अपन लेते हैं इसकी डोज, है ना, और वैसे ही इसकी अक्ष मात्रा है, अपन ने अभी देखी थी निषोध के ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट अपन डायरेक्ट श्लोक में आ जाना, यहाँ पर आओगे आप 34 35 कोटेशन में अपन आओगे, तो यहाँ दे रखा है विरेचन का तर्पण योग, जबकि मैंने आपके वमन के 6 चैप्टर पढ़ाए थे इससे पहले वाले में, उसमें तर्पण का योग एक भी नाम नहीं आया था। तो आप साइड में लिख लेना कि जो विरेचन के योग है उसमें तर्पण का योग आया, जबकि अपने वमन में तो तर्पण का योग नहीं आया था। तो ये क्वेश्चन आ रखा है कंपटीशन एग्जाम में कि तर्पण योग किस में आता है, विरेचन से रिलेटेड है कि वमन से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना विरेचन से रिलेटेड है। एक बात ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ रखा है,
ठीक है। फिर देखो इसमें नीचे चलते हैं 39 नंबर श्लोक में त्रिवत मोदक करके दे रखा है। तो इस मोदक में बस इतनी सी हिंदी में अंडरलाइन कर लो कि इस मोदक के सेवन में किसी भी रूल या नियम का पालन नहीं किया जाता, ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का आपका कोई रूल नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। और यह शोधन करने में उत्तम होता है। तो त्रिवत मोदक के बारे में लाइन आती है, ध्यान रखना, सिंपल सी है, ध्यान। फिर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के आए हुए हैं, आपने पेपर सोल्व किए होंगे तो आपको मिल जाएंगे, और नहीं किए तो कर लेना सोल्व। वहाँ मिलेगा आपको कल्याणक गुण 5 नंबर में, कि बताओ संक्षिप्त में वर्णन करो, कैसे करोगे। कल्याणक गुण में जो गुण होता है, पहले तो ध्यान रखो कल्याणक गुण जो है वो सुश्रुत ने कांस रोग अधिकार बताया। अपने कल्याणक गुण कहाँ पर वर्णन आता है, तो कल्पिस्तान का जो 7 चैप्टर है वहाँ पर आया, ये बात ध्यान रखना चरण में। फिर देखो कल्याण नाम से और भी चीज़ें आती है। कल्याणक ग्रथ जो उन्माद चैप्टर है वहाँ पर आता है, उसका रोग अधिकार है। महाकल्याणक ग्रथ भी किसका है, उन्माद का। तो जो पागलपन वाले हैं उनका क्या करना है, अपने को कल्याण करना है, ऐसे ध्यान रखना। जो पागल लोग हैं, पागल किसे बोलते हैं, उन्मादी तो बोलते हैं आयुर्वेदा में, तो उनका क्या करना है, कल्याण करना। तो कल्याण वाले जो ग्रथ वाली चीज़ें हैं, जैसे कल्याणक ग्रथ, महाकल्याणक ग्रथ, है ना, ये कहाँ पर आते हैं, अपने पागल वाले लोगों में। यानी पागल रोग कौन सा है, उन्माद रोग, ठीक है। आजकल इन क्वेश्चनों का ट्रेंडिंग चल रहा है कि डायरेक्ट रोग अधिकार पूछता है कि वो कल्याणक ग्रथ का रोग अधिकार बताओ, है ना, गुटिका चित्रकाति गुटिका का रोग अधिकार, ऐसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग में आ रहे हैं आजकल यूजी में, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, थोड़ा कैसे याद रखना है, वो डायरेक्ट ही पूछेगा 2 नंबर में, तो आप आंसर कर सकते हो, है ना। तो कल्याणक ग्रथ किससे रिलेटेड है, उन्माद से, चाहे महाकल्याण। लेकिन कल्याणक गुण रिलेटेड नहीं है उन्माद, ये तो अलग ही आ रहा है डायरेक्ट, है ना। तो ये एक जैसे आ रहे थे इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जब कल्याणक गुण की सुश्रुत बात करेगा, सुश्रुत संहिता आपको पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ पर रोग अधिकार क्या आएगा, कास आएगा, ये भी आप साइड में लिख सकते हो, ठीक है। त्रिव में विरेचन में ये रोग अधिकार आए, देखो क्या क्या चीज़ें आ रही है एक बार देखते हैं अपन। तो 5 प्रकार के नमक इसमें है ना। आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा दीर्घन तो वहाँ पर 5 प्रकार के नमक बता रखे हैं। सेंधा नमक, सोवरचन, सामोदगर, बीण, औद्विक नमक, है ना। बीड़ को क्या बोलते हैं, नौसादर बोलते हैं, ध्यान रखना, नौसादर। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, 5 प्रकार के नमक इसमें आ रहे हैं। और क्या आ रहा है इसमें, त्रिफला आ रहा है, देखो, है ना। और क्या आ रहा है इसमें, त्रिकटु भी आ रहा है कहीं ना कहीं, आप मिलान कर लेना। तो ये 5 प्रकार के नमक और 2-2 3-3 वाली चीज़ें 2 आ रही है, एक त्रिफला त्रिकटु से रिलेटेड, वो चीज़ें अपन इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो एक बार तो कल्याणक गुण में ये बात ध्यान रख लेना, नॉर्मली, है ना, रटना नहीं है, हाँ फिक्स चीज़ है। दूसरी बात इतनी सी ध्यान रखना, देखो एक बार इसको पढ़ लेते हैं अपन हिंदी में, कि सफ़ेद निशोद का चूर्ण 8 फल, आंवले का फल रस में 3 प्रस, गुड़ आधा तुला, इस मृदु आंच में, अब देखो गुड़ भी मिलाएंगे, गुड़ है तो मृदु आंच से विधि पूर्वक पकाना है, जिससे यह न जल पाए, मतलब जले नहीं, न पात्र में चिपके। इस प्रकार सिद्ध इस गुड़ को बेर के समान, गुलर के समान गोलियां बना ले। इसके सेवन से आहार और विहार में कोई परहेज नहीं होता। यह कल्याणक गुड़ मंदाग्नि रोग, ज्वर, मूर्छा, मूत्रकर्ष, अरुचि, निद्रानाश, गात्रशूल, कांस, श्वास भ्रम, क्षय रोग, कुष्ठ, अर्श, कामला, प्रमेह, गुल्म, उदर रोग, ग्रहणी, पांडु रोग को नष्ट करता है। यह कल्याणक गुण पुंसवन भी को अतः यानी कि पुंसवन भी करवाता है। इसको ध्यान रखना है, हाईलाइट कर लेना है ये चीज़ को। अर्थात इसके सेवन से शुक्र की पुष्टि होती है, जिससे पुरुष संतान उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए इसको प्रसिद्ध कल्याणक गुरु का प्रयोग सभी ऋतुओं में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आप पीजी के क्वेश्चन सोल्व करोगे पुराने, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या मिलेगा, सभी ऋतुओं में क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा जो है वो यूज़ करेंगे, कौन सा गुड़, तो कल्याणक गुड़। कल्याण है तो सभी ऋतुओं में कर सकते हैं। तो सर्व ऋतुषु योगिका, इसको हाईलाइट कर लेना। ये 2 ही चीज़ों के लिए लाइन आती है चरक संहिता में, एक तो लाइन आती है ये अपना बस्ती के लिए, और दूसरी ये लाइन अभी देख रहे हैं अपन कल्याणक गुड़ के लिए। 2 ही चीज़ों के लिए आती है कि सभी ऋतुओं में यूज़ करना है, तो वो कौन सा होता है, एक तो यापना बस्ती, एक कल्याणक गुड़, ठीक है। ये बात आप हाईलाइट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। कल्याणक गुड़ बहुत सारे रोगों में आया, खांस, सांस, जहर वगैरह में। एक आता है कौन सा, पुंसवनाश, क्या करता है ये, शुक्र की पुष्टि कराने में भी हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है। और विरेचन करवाई रही, इसमें क्या क्या ड्रग्स आई थी, तो 5 प्रकार के नमक आपको याद होने चाहिए, आपने फर्स्ट चैप्टर में वैसे वो इंक्लूड कर लो। दूसरी बात क्या की थी, त्रिफला, त्रिकटु, विडंग वगैरह, ये एक बार नॉर्मली याद रख लेना। और इतनी सी बात ध्यान रखना, इसमें गुड़ वगैरह मिक्स करके मंदाग्नि पर पकाते चलते हैं और गोलियां बना लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एक विधि लिख लेना, किससे बनाना है, किस किस में यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे इसमें दे रखे हैं, आपको सब नहीं याद रखना, एक नॉर्मल सा आइडिया रखना कि मंदाग्नि वगैरह, मूत्रकर्ष वगैरह इनमें यूज़ कर रहे हैं। और मेन किस में है, पुंसवन वगैरह, और सभी ऋतुओं में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ किसके लिए आती है, कल्याणक गुण और यापना बस्ती,
ठीक। अब चलते हैं, एक और आता है व्योषादि गुटिका। अब व्योषादि गुटिका भी कई बार पूछ रखा है क्वेश्चन, लेकिन ये इतना नहीं है, उसके इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रखा है। व्योषादि गुटिका का वर्णन कहाँ पर आ रहा है? विरेचन से संबंधित आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज़ करें? इसमें भी वो की वही चीज़ें हैं। देखो त्रिगटु आ गया, है ना, दाल चिली तेजपत्र वगैरह, यानी कि त्रिसुगंधित वगैरह भी आ गया। इसमें तीनों चीज़ें आ रही, त्रिफला आ रहा, त्रिगटु आ रहा और त्रिसुगंधी भी आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें मिल रही है। इनको दो दो भाग दंती का मूल लेना है और 8 भाग सफ़ेद निशोद लेना। निशोद कौन सा ले रहे? सफ़ेद निशोद ले रहे। 6 भाग चीनी ले रहे। इन सब का चूर्ण बना के मधु के साथ गुटिका बनाकर प्रातःकाल कूट कर शीतल जल से 1 पल की मात्रा में सेवन करें। इसके प्रयोग से देखो वापिस कुछ डिजीज के नाम आ गए, मूत्रकर, ज्वर, कांस, कुछ याद नहीं रखना आपको। इसके सेवन से आहार में कोई भी परहेज नहीं करना चाहिए। इसके कोई भी परहेज करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। तो व्योषादि गुटिका के लिए ये लाइन आएगी, है ना, कि आपको मूत्र जनानाम रोगाणाम के लिए कौन सी चीज़ है? व्योषादि गुटिका। व्योष का मतलब भी क्या पढ़ा था अपन ने डीजी में? त्रिकटु होता है। ठीक है, त्रिगुणम मुकुलम, यानी दंती जो है वो कितनी ले रहे हैं? द्विगुण ले रहे हैं मात्रा में। शौद्र कितने ले रहे हैं? पल संमितम। कौन कौन से रिलेटेड ले रहे हैं? जो भी अपने रीनल सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है उनके नाम लिख देना। ठीक है, विधि में ध्यान रखना क्या क्या चीज़ें हैं, 3 वाली तीनों चीज़ें इसे लिख लेना एक बार नॉर्मल सी याद रखने के लिए, क्योंकि आपको डिट्टो तो याद रहेगा नहीं और लिखना भी नहीं, एग्जामिनर भी नहीं चाहता है, उन्हें तो उसे ही समझ में आ जाएगा टी प्रकार। इसलिए क्या है कि आप नॉर्मल सा फिनोमिना याद रखो कि 3 चीज़ें आपको मिक्स करनी है। ठीक है, फिर डायरेक्ट कोटेशन में आ जाना, त्रिवदादि मोदक भी इसमें आता है। फिर देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ऋतु के अनुसार सामा त्रिवद के बारे में बताओ। कैसे बताओगे ऋतु के अनुसार? कौन कौन सी ऋतु में के साथ में यूज़ करता हूँ? किसका? सामा त्रिवद का। देखो मैं बात करता हूँ सबसे पहले वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु में क्या किसके साथ लेंगे अपन त्रिवद को? तो सफ़ेद निशोध लेना है, पहली तो ये बात दिमाग में बिठा लो। ठीक है साहब, है ना। वैसे तो अरुण वाला ले रहे, लेकिन यहाँ पर दे रखा है त्रिवर्त में कौन सा? सफ़ेद निशोध। किसके साथ? कुटज, है ना। कुटज के बीज को क्या इंद्रयव बोलते हैं, या कोटज बीज भी बोल रखा है श्लोक में, तो इंद्रयव अपन उसको कुटज के बीज को बोलते हैं, है ना। वो ले लिए। पीपर ले ली, है ना, पीपली जिसको बोल रहे हैं, सोंठ ले ली। इनको इक्वल क्वांटिटी में लेकर मधु और अंगूर के रस के साथ मिलाकर वर्षा ऋतु में अपन यूज़ करें। तो देखो यहाँ भी अंगूर का जो जूस है वो आ रहा है कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में, है ना। सेहत दे ही रहे हैं अपन। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट ऋतु चलते हैं अपन शरद ऋतु में। शरद ऋतु में क्या बढ़ता है? पित्त बढ़ता है। ठीक है, चलो पित्त बढ़ रहा है, क्या करें? पित्त बढ़ रहा है तो सफ़ेद निशोद को दूरा लबा, ठंडी ठंडी चीज़ है ना, मोथा, चीनी, सुगंध वाला, चंदन, सारी ठंडी चीज़ें हैं। ठीक है, सब मिला ली। चूर्ण को अंगूर के रस में घोलकर शरद ऋतु में दे। तो अंगूर का रस यहाँ पे आ गया, तो कॉमन हो गया, अपने को याद रखना ही नहीं अंगूर का रस। ठीक है, चलो, और ठंडी चीज़ें मिला देनी है इसके साथ। तो निशोद के साथ क्या होती है? दूरालबा हो गई, मोथा हो गई, चीनी, ये सारे शीतवीर्य के होते हैं। द्राक्षा हो गई, ये सारे शीतवीर्य इसके साथ अपन देते हैं। ठीक है, तो द्राक्षा अम्बू यहाँ भी आया। फिर कौन सा? द्राक्षा यहाँ भी आया था, द्राक्षा अम्बू ऊपर। ठीक। फिर देखो चलते हैं नेक्स्ट ऋतु में, कौन सी है? हेमंत ऋतु की बात करें। वर्षा हो गई, शरद हो गई, अब हेमंत है। हेमंत में क्या है? वही सफेद निशोद, चित्रक। अब हेमंत ऋतु में क्या है? ठंड लगेगी, तो थोड़े उष्णवीर्य की द्रव, चित्रक ले ली, जीरा ले लिया, सरल धूप ले ली, बचा स्वर्णशीरी ले ली, है ना, स्वर्णशीरी, ये सारे उष्णवीर्य के द्रव है, तो वो मिला लिया अपन ने। उसको क्या करना है? समान भाग में लेकर गर्म जल से पीसकर हेमंत ऋतु में देना। तो इसमें कौन सा? उष्ण अम्बुना, जबकि ऊपर क्या दे रहे थे? द्राक्षा अम्बुना। ठीक। फिर चलते हैं अपन कौन सी? ग्रीष्मकालीन। गर्मी आ गई, चलो गर्मी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, पित्त थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही सही, तो चीनी, सफ़ेद निशोद, इन दोनों को सम इक्वल क्वांटिटी में लेकर गर्म जल के साथ प्रयोग करना है। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। फिर प्रत्येक ऋतु में प्रयोग कैसे करें अपने इसका? तो सफ़ेद निशोद त्रायमाण, त्रायमाण मिक्स करें, इसको ध्यान रखना। सभी ऋतु में यूज़ करना तो त्रायमाण मिक्स कर लो। सातला, कुटकी, भड़, यानी कि वही हो गया ये कौन सा? शौणशीरी हो गया, भड़भाड़ शौणशीरी को बोलते हैं। इन सभी के द्रव्यों को समान भाग में चूर्ण लेकर 3 दिनों तक गौमूत्र में बहाना देनी। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। इस योग का प्रयोग प्रत्येक ऋतु में किया जा सकता है। स्नेहन करने के पश्चात इस योग को गर्म करने से सेवन करने पर मल और दोष का निहरण होता है। ठीक है, ये याद रखना। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट चलते हैं, तो देखो नेक्स्ट में, हाँ, डायरेक्ट आ जाओ 76 नंबर कोटेशन में। विरेचन द्रव्य पिला देने के पश्चात रोगी को वमन न हो जाए, इसके लिए मुख के ऊपर शीतल जल का छींटा देना चाहिए। हृदय के अनुकूल मिट्टी, फूल, फल, पत्ती तथा सुगंध द्रव्य को रोगी को सूंघने के लिए दिया। देखो क्या बोल रहा है? विरेचन द्रव्य आप पिलाते हो,
ठीक है, पिला दिया। वमन न हो, क्योंकि देखो कई बार जिस व्यक्ति के कफ बढ़ रखा, अपन विरेचन करवा रहे, विरेचन औषधि दी तो पचेगी, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, कफ बढ़ रहा है तो वमन हो जाएगा उसको, है ना। विरेचन की औषधि दी फिर भी कफ बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, उसमें कफ अधिक है तो वमन हो जाएगा उसी द्रव्य से। इसलिए ध्यान रखना वमन नहीं हो जाए, इसलिए मुख के ऊपर क्या देना चाहिए अपने को, शीतल जल के छींटे देना चाहिए। तो हृदय के अनुकूल मिट्टी, फूल, फल उसको सूंघाते रहो। सुगंधित द्रव को रोगी को सूंघने से क्या होगा, वमन नहीं होगा, विरेचन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कौन सा। अब योग क्या क्या है इसमें त्रिवत के, तो देखो इसमें क्या क्या बता रखा है, अम्ल आदि द्रव्यों के कितने बता रखे, इसमें 9 योग बताए। सेंधव आदि के 12 योग हो गए, गौमूत्र से 18 योग। अवले के ध्यान रखना 8 योग, अवले से 8 याद रख लेना, अ से 8, अ से अवले होता है। ठीक है, चीनी, चीनी के 4 योग, कितने योग है, च से चीनी, च से 4 योग। पानक के प से पानक, प से 5 योग। ध्यान रखना इनको, अवले के भी यहीं आए हैं 8 योग थे, चीनी के 4 योग, पानक के 5 योग बता रखे किसमें, त्रिवर्ग में। फिर ऋतु के अनुसार देखोगे तो ऋतु के 6 योग देखे थे अपन ने, 6 ऋतु के। फिर तर्पण और चूर्ण के कितने योग देखे, 2 योग देखे थे। तर्पण वाले बताए थे मैंने, सिर्फ विरेचन में आते हैं, तो ये 2 योग। शार्णव के देखोगे तो 10 योग, शार्णव के हमेशा ही 10 योग ही देखते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो ये कुछ योग बता रखे, आप लिख सकते हो, सारा लिखना जरूरी नहीं होता हमेशा। कितने योग थे, 110 योग थे। नेक्स्ट चैप्टर में अपन चलते हैं चतुरंगुल। चतुरंगुल मतलब आरकवत भी बोलते हैं, अमलताश भी बोलते हैं, है ना। अब देखना चतुरंगुल में क्या लेते हैं, इसका जो कलेक्टिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, फल मज्जा होता है ना। फल मज्जा लिख लेना यहाँ पर कि प्रयोजन क्या है, फल मज्जा। जो फली आती है इसकी ब्लैक कलर की, है ना, उसके अंदर की तरफ गोल गोल बीज होते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, इसमें फल मज्जा होता है ना। वो अपन लेते हैं किसमें, विरेचन में। अब कितने साल तक करवा सकते हैं इसका चतुरंगुल का यूज़, तो 4 वर्ष से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें अपन विरेचन के लिए चतुरंगुल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात आप ऊपर ही लिख लेना, प्रयोजांग भी लिख लेना, फल मज्जा। फिर चलते हैं फर्स्ट नंबर 3 नंबर श्लोक में चतुरंगुल के कुछ सिनोनिम्स दे रखे, आरगवद, राजवृक्ष, संपाक, चतुरंगुल, प्रगह। प्रगह को हाईलाइट कर लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो आरगवद वगैरह तो आप वैसे डीजी में पढ़ के आओ, याद भी होगा, चतुरंगुल को ही बोलते हैं। राजवृक्ष, राजवृक्ष को ध्यान रखना, राजवृक्ष बोला है क्योंकि राजा को यदि अपन को विरेचन करवाना तो इससे करवा। संपाक, संपाक भी बोला, चतुरंगुल बोला, प्रगह बोला, तो प्रगह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लगता नहीं है किसका होगा, चतुरंगुल का हो सकता है। कृतमाल भी आप पढ़ के आए हो, कृतमाल भी आपको है। कर्णिकाकार, कर्णिकाकार को हाईलाइट कर लो और इस पे स्टार लगा लो, एक तो प्रगह पे और एक कर्णिकाकार। अवघातक पे हाईलाइट लगा लो, इम्पोर्टेंट है ना। तो देखो इसको ऐसे संपाक लिखोगे ना आप, ये संपाक वाला, इसमें ही स से संपाक हो गया, प से प्रगह हो गया, क से कर्णिकाकार, है ना। तो संपाक के क्या हो गया, अवघात हो गई, इसे ध्यान रखना। ऐसे लिख सकते हो आप ऊपर, संपाक के क्या हो गए, अवघात हो गई। तो अवघात भी किसका है, चतुरंगुल का है। स से संपाक में स, संपाक भी इसका है। प से प्रगह भी इसका है। कर्णिकाकार क से, ऐसे बना सकते हो, लिख लेना ट्रिक, यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज याद रखने के लिए इसे याद रख सकते हो। क्या बोले, संपाक की क्या हो गई, अवघात हो गई, है ना, घात हो गई या अवघात हो गई, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट अपने ने देखा अभी तक, प्रगह और कर्णिकाकार, अवघात, ये सिनोनिम चतुरंगुल के मिल रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसके कुछ गुण बता रखे, तो ज्वर, हृदय रोग, वात, अश्रक, उदावर्त आदि रोगेशु। क्या बोल रहा है, ज्वर रोग हो, हृदय रोग हो, उदावर्त, इनके लिए क्या यूज़ करेंगे विरेचन में, तो आरकवत यूज़ करेगा, अमलतास यूज़ करोगे। क्यों, क्योंकि ये मृदु होता है, मधुर होता है, शीतल होता है ना, मीठा भी होता है, मृदु सॉफ्ट है, शीतल है, इसलिए आप इसको यूज़ कर रहे हो। किस में यूज़ करोगे, और बाले, बालक में करोगे, वृद्ध में करोगे, शीत जिसमें शत हो रखा है, क्षीण है, सुकुमार व्यक्ति, उसमें आप विरेचन के लिए ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, श्लोक की लाइन आ जाती है, हाईलाइट कर लेना, बाले, वृद्धे, शते, क्षीणे, सुकुमारे च मानवे, किससे कौन से द्रव्य से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना, चतुरंगुल, अमलतास। क्यों, क्यों करवा रहे, इनमें क्यों है, क्या नहीं करती है, तो मृदु अनपायित्वाद को ध्यान रखना, है ना। ये अनपायित्वाद होती है, यानी कि उपद्रव रहित होती है, उपद्रव नहीं करता। कौन नहीं करता विरेचन करवाने समय, चतुरंगुल उपद्रव नहीं करता। और अनपायित्वाद पहले वमन में किसके लिए आती, तो वो मदन फल के लिए आई थी। तो वह अनपायित्वाद वर्ड आया, एक तो वमन में, एक विरेचन में। वमन में किसके लिए आता था, मदन फल के, जबकि विरेचन में चतुरंगुल के लिए है। इसको हाईलाइट करना, लिख भी लेना। फिर आरकवत संग्रह विधि क्या है, तो कुछ नहीं है, आरकवत का कैसे इकट्ठा करना है, तो ऋतु में जब परिपक्व हो जाते हैं तो आप क्या करो, उसको तोड़ो, फली को लाओ, फली को तोड़ के कहाँ पर, बालू रेत होती है, तो बालू रेत में 7 डेज के लिए उसको गाड़ के रख लो।
7 डेज के बाद निकालो, उसको धूप में सुखा लो, सुखाने के बाद शुष्क फल मज्जा उसमें हो जाता है, तो शुष्क फल मज्जा को इकट्ठा करके पवित्र पात्र में रख लो। ठीक है, तो कुछ नहीं है, वो लानी फली, उसको गाड़ना है कितने दिन तक, 7 डेज। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, एक तो बालू रेत में गाड़ते हैं और कितने दिन तक, 7 डेज तक। इतनी सी बात को हाईलाइट कर लेना और याद रख लेना। ठीक है, फिर चलते हैं आरक में बालक का प्रयोग कितने वर्ष से बताया था, मैंने ऊपर लिखवा भी दिया, 4 वर्ष से 12 वर्ष के लिए। बालक को यदि दाह उतावर्त रोग हो, अपन पढ़ लिया, अमलताश की मज्जा से अंगूर के रस में घोलकर, किसके रस में दे रहे थे, अंगूर के रस में। जबकि अपन ने अंगूर का रस जो पढ़ा था वो किस में पढ़ा था, अभी ऋतुओं में पढ़ा था, कौन से द्रव्य में पढ़ा था, शामादेवी बता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मुनक्के के क्वाथ में घोलकर विरेचन पीने को दे सकते हैं, अमलताश की मज्जा, यानी कोई भी मीठे रस में देना है आपको, चाहे मुनक्का हो चाहे अंगूर का रस हो, उसमें आरकवत है उसको घोल के दे दो। कितने वर्ष तक, ये इंपॉर्टेंट है, 4 वर्ष से 12 वर्ष तक 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है अमलताश के 6 योग हैं, वो क्या है, अमलताश की मज्जा में 1%, 1 अंजलि वगैरह जो मात्रा दे रखी है वो नॉर्मल सा याद रखना। 6 योग अमलताश के बता रखे, अभी वापस इंडेक्स में देखेंगे, है ना। अब देखो डायरेक्ट आ जाओ आप इंडेक्स में, तो द्राक्षा से 1 योग बता रखा है, कोल सिद्धू सारे 1 1, लेकिन घृत पाक से कितना बता रखा, 2 योग बता रखे। ठीक है, इसको ध्यान रखना, 12 योग टोटल होते हैं, इस चीज़ को याद रख लेना। तिलवक में चलें तो तिलवक में क्या है, तिलवक कल्प अध्याय जो है नेक्स्ट 9वां चैप्टर, उसमें देखो इसका कलेक्टिंग पार्ट होता है मूल तक, है ना। तिलवक जो है लोत्र भी अपन बोलते हैं, तिलवक वो क्या करवाता है, मूल तक इसका, है ना। देखो अभी लाइटें चली गई हैं और